हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट फाइनली मिल ही गया क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है, आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर। 22 फरवरी को ऐसे ही हिंदी का पेपर आएगा। तो भैया अगर आपका भी टारगेट है कि अब की बार 22 फरवरी को यानी कि हिंदी के पेपर में हमें 100 में 99 या 100 में 100 लेकर आना है, तो इस वीडियो को देखकर जाइएगा, चाहे आप एग्जाम के एक दिन पहले ही क्यों ना देखें, क्योंकि जो पेपर मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। और मैं पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी आपको दूंगा, यानी कि जो पेपर मैं इस वीडियो में लाया हूं हिंदी का पूरे 100 नंबर का पेपर है और मैं पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहां पर सारी चीजें आपको दी गई हैं। अनुक्रमांक, आपको अपना रोल नंबर डालना होगा, नाम 2024 हिंदी। ठीक है, यहां पे पेपर कोड ऐसे दिया जाएगा साइड में। पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। पेपर में जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो भी जीवन परिचय, कहानी है, खंड काव्य है, वो इस बार 2024 में आएंगे। आप लिख कर ले लीजिएगा, ठीक है, लेकिन इसके लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा। देखिए निर्देश आपको प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं, यानी कि स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ना है। ठीक है, अब देखो खंड का आपका, देखिए आपका जो हिंदी का पेपर है 2 खंड में डिवाइड होता है। एक खंड का, एक खंड खा। खंड का आपका 50 नंबर का और खंड खा भी 50 नंबर का। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, तो खंड का में जो सबसे पहले होगा वो हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। मतलब खंड का में पहले हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी, खंड काव्य, ये 50 नंबर में आएंगे। खंड खा में आपका संस्कृत का गद्यांश, पद्यांश, हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन, रस, छंद, अलंकार, पत्र लेखन और निबंध ये आएगा। ठीक है, तो चलिए खंड का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन का, हिंदी का प्रथम नाटक है। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? फर्स्ट है भारत दुर्दशा, सेकंड है नहुस, थर्ड है ना आने वाला कल और फोर्थ है चंद्रगुप्त। तो देखिए नहुस जो है ये हिंदी का प्रथम नाटक है, यानी कि सबसे पहला नाटक यही है। पहले हिंदी गद्य साहित्य के 5 क्वेश्चन आएंगे, फिर हिंदी पद्य साहित्य के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, टोटल 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। खा देखिए ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है। फर्स्ट है एकांकी, सेकंड है जीवनी, थर्ड है नाटक, फोर्थ है उपन्यास। तो ये भी आपका एक नाटक ही है। जयशंकर प्रसाद जी का बहुत ही फेमस नाटक है ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, गा देखिए इंदुमती है। इंदुमती क्या है? प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, निबंध कोई नहीं। ये एक प्रथम कहानी है। इंदुमती को प्रथम कहानी कहा जाता है, फर्स्ट स्टोरी। ठीक है, हमारे हिंदी साहित्य का। घा देखिए हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? देखिए अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो स्मार्ट तरीके से आप लोग बताइए। जो क्वेश्चन आपको आता है, मैं घा वाला पढ़ रहा हूं, आपको अंगा का आंसर बता देना है। ठीक है, इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी और इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग ऐसे कीजिए। तो हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत जो सरयू पार की यात्रा है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ये पेपर पूरा प्रिपेयर करके जाना। आगे आगे भी मैं सारा पेपर आपको समझाने वाला हूं, पूरे 100 नंबर का पेपर, इसको ध्यान से देख लेना। अंगा नंबर, गुनाहों का देवता किसकी कृति है? बताइए, गुनाहों का देवता ये हमारे धर्मवीर भारती जी की कृति है। थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का काखा गगा अंगा। 5 क्वेश्चन 1 नंबर के, 5 नंबर का हिंदी गद्य साहित्य का क्वेश्चन रहेगा। यहां पे 2 लिखा रहेगा। और दूसरा क्वेश्चन जो है दूसरे का देखो, भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है। भक्ति आंदोलन का श्रेय किसको जाता है? ये हिंदी पद्य साहित्य का क्वेश्चन है। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन का श्रेय जो है वो फर्स्ट है वल्लभाचार्य को, सेकंड है शंकराचार्य को, थर्ड है रामानुजाचार्य को, फोर्थ है निम्बार्काचार्य को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, रामानुजाचार्य जी को। भक्ति आंदोलन का जो श्रेय जाता है वो रामानुजाचार्य जी को जाता है। मतलब भक्ति आंदोलन का श्रेय
इन्हीं को जाता है, ठीक है। खा देखिए, प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी? प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी थी, जल्दी बताइए। फर्स्ट है गिरजा कुमार माथुर ने, सेकंड है केदारनाथ सिंह ने, थर्ड है अज्ञे ने, फोर्थ है धर्मवीर भारती ने। तो अज्ञे जी ने प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी, प्रयोगवाद को नई कविता, ठीक है। तो ये खा वाला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। अभी तो स्टार्टिंग है भैया, मैं बोलता रहता हूं, अभी तो ट्रेलर है भैया, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बस ध्यान से देखिएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा एग्जाम तक, ठीक है। गा देखिए, चिंतामणि कवि है, चिंतामणि जो है वो किस वर्ग के कवि हैं? जैसे इसमें भी वर्ग होते हैं, फर्स्ट है रीत सिद्ध वर्ग के, सेकंड है रीत मुक्त वर्ग के, थर्ड है रीत रहित वर्ग के, फोर्थ है रीत बद्ध वर्ग के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, रीत बद्ध वर्ग के। चिंतामणि जी जो है ये रीत बद्ध वर्ग के कवि हैं। घा देखो, हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? देखिए कवि तो बहुत हैं, लेकिन सबसे पहले कवि कौन है, ठीक है। फर्स्ट है गोरखनाथ, सेकंड है चंद्रवरदाई, थर्ड है जगनिक, फोर्थ है सरहपा। तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, ये नाम है, आदिकाल का है, तो इसीलिए थोड़ा दूसरी तरीके। अंगा नंबर मुकरिया रचना है, मुकरिया किसकी रचना है? फर्स्ट है मधुकर कवि की, सेकंड है कुशल राम की, थर्ड है अमीर खुसरो की, फोर्थ है भट्ट केदार की। तो ये अमीर खुसरो जी की रचना है मुकरिया, ठीक है। तो ये आपके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके हो गए। टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, जो कि हिंदी का गद्यांश होगा, ठीक है। देखो, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो एक गद्यांश आपको दिया गया है, इसके नीचे क्वेश्चन दिया गया, उसका आंसर देना है। ये भैया 10 नंबर का आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। देखो, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, आपको करना क्या होता है, इस गद्यांश को पढ़ना है। फिर इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, पांचों का आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ। नहीं पता तो अथवा भी लगा होता है, दूसरा दिया रहता है, बहुत इजी है। इसीलिए मैं कहता रहता हूं हिंदी इज वेरी इजी, मतलब 12th में आगे जाएंगे तो वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, हाई लेवल्स में। तो देखिए इसको पढ़िए और पहचानिए। देखो, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से हैं, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है, वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अद्यपान जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। किस चैप्टर का है? भूमि की बात की गई, राष्ट्र की बात की गई, तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर जो राष्ट्र का स्वरूप है, ये उसी चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन वही रहेगा, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए। देखिए, लेखक और पाठ दोनों का नाम पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको संदर्भ लिख देना है। अगर केवल लेखक का नाम पूछा जाता है तो आपको डायरेक्टली वासुदेव शरण अग्रवाल लिखना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेखक और कवि दोनों आते हैं, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा संदर्भ लिखकर, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के राष्ट्र का स्वरूप पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। सेकेंड क्वेश्चन, राष्ट्र भूमि के प्रति सचेत के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो इसी में सब कुछ दिया गया है। देखो, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है, लिख दीजिए वही। तीसरा, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे देखिए, ये पृथ्वी सच्चे, ये देखिए, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। यही लाइन लिख दीजिए, काम खत्म। 2 नंबर आपका कंप्लीट हो रहा है, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर। उसके बाद ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। देखो लिखा है, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। बस यही लाइन लिख देना, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में मिलेगा गद्यांश में। लेकिन अगर आप पहचान गए कि किस चैप्टर से है, इसके लेखक कौन है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और पहचानना आना चाहिए। 5वां, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब रेखांकित अंश इसके नीचे रहते हैं, उसकी आपको व्याख्या करनी, शायद इसमें नहीं दिया है, लेकिन ऐसे इसके नीचे ऐसे रेखाएं रहेंगी, उसका आपको व्याख्या करना होगा, ठीक है।
तो देखिए स्टूडेंट, जो अथवा लगा है और ये क्वेश्चन आपको दिया गया, इसके नीचे देखिए आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, 5 क्वेश्चन ऐसे आपका रहेगा। फर्स्ट, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, मतलब आपको संदर्भ लिखना है ये किस पाठ से और इसके लेखक कौन है। ठीक है, दूसरा है पंडिताई किस प्रकार एक बोझ है, इसका आंसर इसी में मिलेगा। और तीसरा है प्रस्तुत गद्यांश में किसकी विवेचना की गई है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक किसकी मनोवृत्ति बदलने की बात कर रहा है, पढ़ोगे मिल जाएगा। पांचवा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब ये देखिए जिसके नीचे रेखाएं हैं, ठीक है, यहां से लेकर देखिए जिसके नीचे लाइनिंग दिख रही है, इतने का आपको व्याख्या करना होगा, अपनी भाषा में लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप किताब से ही याद करके जाएंगे वही लिख देंगे, देखो आपको अपनी भाषा में इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, क्योंकि आप खुद में एक राइटर हैं, समझ लीजिए। ठीक, तो ये आपका ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही ऊपर वाले में भी आपका रेखांकित अंश रहेगा। ठीक है, अब देखिए आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। अब आता है हमारा महत्वपूर्ण पद्यांश। देखो, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे देखिए, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी शर्मित हुआ हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मलानताएं मिटाना, कोई क्लांता कीर्षक लगाना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो ऐसे आपका ये एक पद्यांश रहेगा। इसमें देखिए क्या है, किस चैप्टर से और इसके लेखक कौन है। देखिए ये भी 10 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको पहचानना है कि इसके लेखक कौन है, क्योंकि यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। देखिए ये आपका पवन दूतिका से लिया गया है, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी। ठीक है, तो आपको संदर्भ लिख देना है। दूसरा, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। तो राधा जी कहती हैं, देखिए इसका हिंदी निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। राधा जी कहती हैं कि अगर कोई किसान की स्त्री आपको दिखाई देती है जो बहुत ज्यादा थकी हुई होगी, तो उसको चारों ओर से घेर लेना, क्योंकि वो पवन से बात कर रही है, पवन का मतलब वायु। ठीक है, तो उसको घेर लेना और उसकी थकावट को मिटा देना। ठीक है, और इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है। इस पद्यांश में कवि ने जो है श्रद्धा मनु नहीं, पवन दूतिका, ठीक है, राधा जी और पवन के बीच जो बातें हो रही है उसका वर्णन किया है। चौथा, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। पांचवा, रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए, इसका आपको मीनिंग लिखना होगा। अभी देखिए हम और भी बहुत सारी चीजें आगे बताएंगे आपको, क्योंकि अभी हमारा खंड का ही यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, खंड खा पे अब हम लोग चलते हैं। देखिए अभी हमारा अथवा लगा हुआ है इसी में, देखिए अभी खंड का में ही हम लोग हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, मतलब अगर आपको वो वाला पद्यांश नहीं पता तो आप इसको कर दीजिए। पहचानते हैं जो, आपको वही सॉल्व करना। जैसे जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। देखिए किस चैप्टर का, यहाँ पे राम जी, भरत और जो कैकेयी जी हैं उनके बारे में बात किया गया। तो ये हमारा जो कैकेयी का अनुताप चैप्टर है ये उसी से लिया गया है, और इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इस पद्यांश का संदर्भ लिखिए, लिख दीजिए पाठ का नाम क्या है और कवि कौन है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे करना है। पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं। 5 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा, 10 नंबर आपको इसके लिए दिया जाएगा। पांचवा क्वेश्चन जो है ये जीवन परिचय है, जो आपका साहित्यिक परिचय आता है। ठीक है, अभी हम हिंदी व्याकरण में बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर भी देखेंगे। देखिए 5 का क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80, मतलब आपको लेखक का साहित्यिक परिचय और कवि का साहित्यिक परिचय दिया जाता है 5-5 नंबर का। अधिकतम शब्द आपका 80 रहना चाहिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट है वासुदेव शरण अग्रवाल, सेकंड है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, थर्ड है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तीनों में से किसी का भी, किसी एक का जिसका आपको पता हो उनका साहित्यिक परिचय लिखकर उनकी रचनाओं को लिख सकते हैं। इसको मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कौन कौन से साहित्यिक परिचय इंपॉर्टेंट है। आप सर्च करेंगे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट जीवन परिचय भी बताया और कैसे लिखते हैं एग्जाम में वो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे मेरी दृष्टि से, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, यही 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। इसीलिए मैंने कहा था ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी चीजें मैं बताऊंगा वो इस बार आने वाले हैं।
खा देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। जैसे आपको लेखक का लिखना है वैसे कवि भी 80 शब्दों में 5-5 नंबर के दोनों रहेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट है मैथिली शरण गुप्त, सेकंड है जयशंकर प्रसाद, थर्ड है सुमित्रानंदन पंत। तीनों कवियों में से जिसका आपको पता है उसका आप लोग लिख दीजिएगा, मतलब तीनों में से जिसका पता होगा। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी का पता है उनका लिखिए, जयशंकर प्रसाद जी का पता है उनका लिख दीजिए, जो आपको अच्छे से आता है उसको लिखना है। ठीक है, इसमें भी मैंने आपको बताया और शायद ये 3 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, महादेवी वर्मा जी का भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद में कहानी पे आते हैं भैया। देखिए, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए, मतलब ध्रुव यात्रा या पंचलाइट दोनों में से किसी एक कहानी का उद्देश्य लिखो। अगर दोनों नहीं पता है तो भी देखिए अथवा लगा है, बहादुर कहानी का संक्षिप्त कथानक अपने शब्दों में लिखिए, यानी कि बहादुर कहानी का सारांश। शब्द सीमा 80 रहेगा, 5 नंबर का ये भी आता है एग्जाम में। तो एक चीज ध्यान दीजिए, ये बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, चाहे आप ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखें, चाहे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखें, चाहे बहादुर कहानी का सारांश लिखें। तीनों में से जो भी आपको पता आप लिख देंगे, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ये भी फिक्स होता है, आप सिर्फ पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश और उद्देश्य पढ़ लो, 5 नंबर क्लियर। 7वां देखिए, अब खंड काव्य पे आते हैं। ये देखिए जो यूपी में जो अलग अलग जिले हैं उनको लगभग अलग अलग होता है, कुछ जिलों को एक ग्रुप में रखा गया है, कुछ जिलों को अलग। ठीक है, मतलब ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया। आपके जिले में कौन सा है और आप किस जिले से हैं कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, शब्द सीमा 80। देखो, किसी में मुक्त यज्ञ होगा, किसी में रश्मि रथी होगा, किसी में सत्य की जीत, किसी में त्यागपति, किसी में श्रवण कुमार, किसी में आलोक ब्रिज। जैसे हम जहां से हैं वो त्यागपति है, तो देखो इसमें ऑप्शन रहेंगे। त्यागपति के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए, पता है तो कीजिए, नहीं तो अथवा लगा है। त्यागपति की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। दोनों में से जो भी आपको पता है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे खंड का लास्ट क्वेश्चन था, ये भी 5 नंबर का था। टोटल 50 नंबर के हमने टॉपिक पढ़ लिए, खंड का हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, तो खंड का में बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली। कौन कौन सा जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, कहानी, मतलब 10 से 15 नंबर इसमें एकदम से फिक्स होता है। ठीक है, अब आते हैं खंड खा पर। खंड खा में जो सबसे पहले होता है वो संस्कृत का गद्यांश होता है। देखो, जैसे 8वां क्वेश्चन है, का दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे अतीते प्रथमे कल्पे जना एकाम विरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानुकुवरम। ठीक है, किस चैप्टर से बताइए? ये जातक कथा से लिया गया है। अगर आपको पता है तो इसका संदर्भ लिख दो कि ये किस पाठ से है। इसमें आपको संदर्भ में केवल पाठ का नाम लिखना होता है, लेखक नहीं होते। ठीक है, पता है कीजिए, नहीं तो अथवा लगाए। देखो, बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वयस्क जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन परमज्ञ इमे सिद्धांता राष्ट्राराम। ठीक है, परस्पर मैत्री सहयोग कारणान। ठीक है, तो ये किस चैप्टर से? ये आपके पंचशील सिद्धांत चैप्टर से है। दोनों में से जो भी आपको आता है उसको लिख दीजिए। मैंने आपको बताया 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट थे, 4 चैप्टर, एक आपका संस्कृत भाषा या महत्व, एक पंचशील सिद्धांत, एक महामना मालवीय और एक जातक कथा। ये 4 चैप्टर पढ़ के चले गए भैया, 7 नंबर आपका कोई रोक ही नहीं सकता। वैसे आपको इसमें ऑप्शंस भी मिलते हैं, तो काफी ज्यादा स्कोप है इसमें। ठीक है, ऐसे खा देखिए, इसका नंबर एकदम से फिक्स होता है मेरे अकॉर्डिंग। ये है संस्कृत का पद्यांश या श्लोक जिसको बोलते हैं। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादि सुभाषितम। अथवा लगा है। परोक्षकार हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जिता दृशा मित्र विस्कुंभम पयोमुखम। दोनों में से जो आपको पता है आप कर सकते हो। देखिए, दोनों के दोनों आपके सुभाषित रत्नानी चैप्टर से हैं, तो आपके संस्कृत में सुभाषित रत्नानी चैप्टर को अगर आपने पढ़ लिया, ये 7 नंबर क्लियर। और 1-2 चैप्टर में एक आपका श्लोक है, उसको पढ़ लीजिएगा भैया, कोई काट ही नहीं सकता। ये भी फिक्स होता है, एकदम फिक्स ये नंबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हिंदी व्याकरण पे। देखो, हिंदी व्याकरण को ध्यान से समझिएगा। 9 नंबर, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। चारों में से किसी एक का आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। जैसे देखो, फर्स्ट, एक म्यान में 2 तलवार। इसका मतलब क्या होता है? एक वस्तु के स्थान पर 2 रखने की चेष्टा। एक म्यान में 2 तलवार। दूसरा है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब स्वयं काम ना आने पर दूसरों पर दोष लगाना। आपको नाचना नहीं आता, दूसरों पर दोष लगा रहे हैं भाई, डीजे वाला अच्छा नहीं है। तीसरा, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका मतलब होता है सशंकित होना। ठीक है। चौथा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि अपराध करके निर्दोष पर दोष लगाना। ठीक है, अपराधी का निर्दोष पर दोष लगाना। तो चारों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कर दो भैया, नंबर फिक्स है आपका।
10 नंबर क्वेश्चन आता है, ये नया टॉपिक है। आप में पहले मुहावरे एवं लोकोक्तियों के बाद संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन आता था, दोनों को हटा के आप पठित गद्यांश कर दिया गया 5 नंबर का। देखो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये भी बहुत इजी है, मेरे अकॉर्डिंग बहुत इजी है। देखो, मुल्ला नसीरुद्दीन को अरब के सुल्तान हमेशा अपने साथ रखते थे, उनकी हाजिर जवाबी सुल्तान को बहुत भाती थी, वो सदा दूसरों को हंसाते थे। वे कहते थे एक मुस्कुराहट से हम दूसरे व्यक्ति के सुख पर मुस्कुराहट ला सकते हैं, अनजान को भी अपना बना सकते हैं। हंसना मुस्कुराना मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव है। नन्हा शिशु बिना किसी कारण के मुस्कुराता है, उसकी हंसी निर्मल और स्वार्थहीन होती है, लेकिन जैसे जैसे शिशु बालपन और किशोरावस्था की ओर बढ़ता है उसकी हंसी कम हो जाती है। युवा अवस्था आते आते चेहरे पर तनाव अपनी जगह बनाने लगता है, फिर मुस्कान ईद का चांद बन जाती है। एक शेर है, खुल के हंसना तो सबको आता है, लोग तरसते हैं एक बहाने को, लोगों को बहाना ही नहीं मिल पाता जिसकी वजह से वे हंसें और मुस्कुराएं। काम की अधिकता और समय सीमा वाले लक्ष्य तनाव को बढ़ा देते हैं, लेकिन यदि मुस्कुराते रहें तो तनाव को पराजित कर सकते हैं। मुस्कुराने वाला व्यक्ति सकारात्मक सोच वाला होता है। इसके नीचे क्वेश्चन है, देखो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे 1 नंबर का रहेगा, 2 नंबर 5 नंबर आपको मिलेगा। जैसे सुल्तान को क्या अच्छा लगता था, ठीक है, तो सुल्तान जो है वो हमेशा मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने पास रखते थे, उनकी हाजिर जवाबी सुल्तान को बहुत अच्छी लगती थी, ठीक है। ऐसे लिख दीजिए। नन्हे शिशु की मुस्कान कैसी होती है, तो नन्हे शिशु की जो मुस्कान होती है, देखिए यहाँ पे दिया गया, ये नन्हे शिशु की जो हंसी है वो निर्मल और स्वार्थहीन होती है। लिख दो। तनाव को बढ़ावा कैसे मिलता है, अगर आप नहीं मुस्कुराएंगे धीरे धीरे तनाव बढ़ जाएगा। तो ये 5 नंबर आपको दिलाएगा, नहीं पता तो अथवा लगा है। अनुशासनबद्धता मानव जीवन के मार्ग में बाधक है, ऐसे आपको दिया जाएगा। एक दूसरा अपठित गद्यांश, उसको सॉल्व कर दो भैया, 5 नंबर। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, देखो 3 क्वेश्चन। गद्यांश के अनुशासन को क्या माना गया, मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, आपको इसका आंसर लिखना होगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं आप पठित गद्यांश, कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी में, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब 11 नंबर पे चलते हैं भैया, ये शब्द युग्म है। देखिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे फर्स्ट है अंश, अंश, इसका सही अर्थ क्या होगा, सही युग्म, जो पहले उसका अर्थ पहले, जो बाद में उसका अर्थ बाद में। देखिए, अंश का मतलब होता है कंधा, इस अंश का मतलब, और इस अंश का मतलब होता है हिस्सा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, कंधा और हिस्सा, ठीक है, यानी कि कंधा भाग आप बोल सकते हैं, हिस्सा या भाग बोलिए, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ख। दूसरा देखिए, तरणी, तरणी, इसका सही आंसर क्या होगा, 1-1 नंबर की आते हैं, यानी कि 2 नंबर, ठीक है। तरण, तरणी, इस तरणी का मतलब होता है सूर्य और इस तरणी का मतलब होता है नाव, तो गा वाला ऑप्शन सही होगा। ऐसे खा हमारा है 2 नंबर का, ये भी रहेगा। ये अनेकार्थी शब्द है। देखो, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, मतलब चारों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना, इसको हम अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे देखो, अली, अली को हम किन किन नामों से जानते हैं, अली को हम भौरा भी बोलते हैं, सखी भी बोलते हैं, बिच्छू। 3 मैंने बता दिया, आपको 2 ही लिखना है, ठीक है, और एक ही का लिखना है, मैं चारों का बता रहा हूं, ठीक है। तो अली का आप भौरा, सखी, बिच्छू, नाग का आप हाथी, सर्प लिख सकते हैं, अंक का आप गोद, संख्या के अंक, नाटक का एक भाग, और चौथा गुरु को आप लिख सकते हैं अध्यापक, बड़ा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, चारों एक ही आपको करना होगा। गा देखिए, इसको बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। फर्स्ट है घृणा के योग्य, जो घृणा के योग्य हो, हेट के योग्य हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं घृणित, ठीक है। जो घृणा के योग्य होगा उसको घृणित बोलेंगे। दूसरा है जो जीता ना जा सके, जो जीता ना जा सके उसे अजेय बोलेंगे, जिस पर आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते, जिसको जीता नहीं जा सकता वो अजेय है भैया। घा देखिए, वाक्य संशोधन, निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। चारों में से किन्हीं 2 वाक्य को आपको शुद्ध करके लिखना। जैसे फर्स्ट देखिए, मैंने रो दिया, ये इसमें गलती क्या है, मैंने रो दिया इसमें गलती है, मैं रो पड़ा, ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, परमात्मा के अनेकों नाम है, इसमें गलती क्या है, सिर्फ अनेक में गलती है, अनेकों नहीं अनेक होता है, ठीक है, ऐसे लिख देना। तीसरा, मैं भोजन लाया हूं, इसको आपको लिख देना है मैं भोजन कर लिया हूं या मैं भोजन कर चुका हूं। चौथा, 100 रुपया प्राप्त हुआ, नहीं नहीं 100 रुपये प्राप्त हुए, इस प्रकार से लिखिएगा, ठीक है। ये ऐसे 100 रुपये प्राप्त हुए, प्राप्त हुए कहां, पेटीएम, फोन पे, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका हो गया। अब देखिए रस छंद अलंकार पे आते हैं 12 का।
करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण तथा परिभाषा लिखिए भैया। मैंने आपको रस और दूसरा देखिए खा, अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। 2-2 नंबर का रहेगा, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये। चौपाई अथवा दोहा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का ये। 6 नंबर का ये रहता है भैया, और ये 6 नंबर एक ही वीडियो में मैं क्लियर करा चुका हूं। एक वीडियो मैंने बनाया रस छंद अलंकार इन 1 वीडियो, उसको देख लोगे, ये 6 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ बच्चे आलस करते हैं, अगर आप लोग उस क्लास को देख लेते हैं आपका 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ 20 से 22 मिनट में। तो फर्ज करो यूट्यूब पे रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, उसमें जितने भी रस हैं, जितने छंद है, जितने अलंकार हैं, सबको मैंने बता रखा है। ठीक। 13 नंबर, किसी स्कूल, पत्र लेखन पे आते हैं। 6 नंबर का आता है भैया, किसी स्कूल के प्रबंधक को लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। पता है तो कीजिए, नहीं तो अथवा लगा है। अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखिए। ठीक है, दोनों में से किसी एक पर आप पत्र को लिख सकते हैं, ये 6 नंबर का आता है। नेक्स्ट, निबंध, जो सबसे ज्यादा नंबर का है। देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो। सबसे ज्यादा नंबर का नहीं है क्योंकि गद्यांश वद्यांश है भैया। देखिए, फर्स्ट है साहित्य समाज का दर्पण है, सेकंड है लोकतंत्र और समाचार पत्र, थर्ड है भ्रष्टाचार महान अभिशाप, फोर्थ है मेरा प्रिय कवि, फिफ्थ है कंप्यूटर। पांचों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। 9 नंबर का ये आता है। ये आपका खंड खा था 50 नंबर का। तो पूरा पेपर मैंने आपको समझाया। क्लास 12 हिंदी का ज्यादातर मैंने सॉल्यूशन भी दिया, यानी कि हिंदी खंड का और खंड खा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। खंड खा 50 और खंड का खा दोनों 50-50 नंबर के 100 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है। ये एक वायरल पेपर है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली। कौन कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, कौन सी कहानी, खंड काव्य, उसके बाद में संस्कृत गद्यांश पद्यांश। 35-40 नंबर तो मैंने वैसे ही कंप्लीट करा दिया। सिर्फ चीजों को समझिए, पॉइंट को समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूं उस पर गौर कीजिए, बाकी आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे। तो आज की क्लास जो है यहीं पर फिनिश होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।